गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आपकी ऑर्गेनिक की ये फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वैसे आपके सिलेबस के अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें क्या क्या चीजें मिलती है, कौन कौन से टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो सारा हम पहले डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम एनएमआर पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी आपने ये सेकेंड ईयर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी। ठीक है, उसके अंदर भी आपने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, लेकिन फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। ठीक है, पूरी की पूरी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आपके अननोन कंपाउंड्स होते हैं, अज्ञात जो मॉलिक्यूल होते हैं, अज्ञात जो यौगिक होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब उसके अंदर हम क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं, एक आपका क्या देखते हैं हम, साइज क्या है उस मॉलिक्यूल का। ठीक है, ठीक, उस कंपाउंड का साइज क्या है, आकार क्या है, या फिर हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर प्रोटॉन की स्थिति क्या है, कार्बन की स्थिति क्या है, कौन कौन से प्रकार के कार्बन है, कि sp2 है, sp3 है। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन मतलब उस यौगिक की संरचना का पता लगाते हैं या पहचान करते हैं कि यौगिक की संरचना कैसी है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, क्रियात्मक समूह अगर प्रेजेंट है, तो हम उसका भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है किसकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जहां पर हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेक्ट्रा। ठीक है, उनके स्पेक्ट्रम के, मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम के बेस के आधार पर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल की स्टडी में हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे आप साइज देख सकते हो, स्ट्रक्चर देख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप देख सकते हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है। ठीक है, ये सारी यहाँ पे आएगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, विज्ञान की, या फिर हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर हम अज्ञात मॉलिक्यूल्स का या अज्ञात यौगिकों का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, अज्ञात यौगिकों के बारे में पता लगाते हैं, वो हमारी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हमें करना है तो उसके बहुत सारे कॉमन मेथड भी होते हैं। जैसे आप कोई यौगिक है, उसका अगर हमें शांतता देखनी है, विस्कोसिटी देखनी है, तो हम विस्कोमीटर से देख सकते हैं। ठीक है, अगर उसका रिफ्लेक्टेंस देखना है, अपवर्तनांक देखना है, तो वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन अगर स्पेक्ट्रम के बेस पर, स्पेक्ट्रम के आधार पर हम किसी अननोन कंपाउंड का की स्टडी करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन तो ये हुई कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं किसी अननोन कंपाउंड के। ठीक है, अज्ञात यौगिक की स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके हम उस यौगिक की पहचान करते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्चुअल मीनिंग क्या होगा, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, स्कोपी यानी क्या होता है, स्टडी करते हैं। ठीक है, स्कोपी मतलब क्या है, एक तरह से हम स्टडी कर रहे हैं, किसकी, स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, स्पेक्ट्रम की। अब ये, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्पेक्ट्रम आपका क्या होता है। ठीक है, क्या पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सबसे पहले अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं, कहां पर, कहां से कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम से, कि आपका स्पेक्ट्रम क्या होता है। उस स्पेक्ट्रम की स्टडी से ही हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपको ये पता है कि अगर हम कोई भी लाइट को, ठीक है, किसी प्रिज्म के अंदर से गुजारते हैं, जैसे आपने कोई एक लाइट ली,
एक प्रकाश की किरण ली, उसको हमने क्या किया, एक प्रिज्म के अंदर से गुजारा। ठीक है, अगर इसे लाइट को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है पूरे प्रकाश की। ठीक है, स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि ये जो प्रकाश है इसके अंदर बहुत सारे तरंग दैर्ध्य उपस्थित है, यानी बहुत सारे क्या है, लैम्डा है, वेवलेंथ है बहुत सारी इसके अंदर। ये सारी वेवलेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर प्रिज्म से गुजरने के बाद में सेपरेट हो जाती है, सारी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, आपको पता है कि लाइट जो है उसका कौन सा पार्ट हम देख सकते हैं, लाइट का जो पार्ट होता है विबग्योर वाला, लाइट का हम सिर्फ कौन सा पार्ट देख सकते हैं, जो विबग्योर होता है, यानी जो विजिबल पार्ट है, दृश्य क्षेत्र है, सिर्फ हम उसी को देख सकते हैं। और उसके अंदर ये जो कलर्स होते हैं कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये क्या होते हैं, इन सब के तरंग दैर्ध्य या लैम्डा जिसे हम कहते हैं, वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। और ये जो प्रकाश है ये क्या होता है, ये इस प्रिज्म से गुजरने के बाद में इन सभी लैम्डा में अलग अलग डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो डिवीजन हुआ अलग अलग लैम्डा का, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, इसको हम क्या करते हैं, एक स्पेक्ट्रम के अंदर या फिर हम कह सकते हैं एक डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिटेक्टर के ऊपर एज ए स्पेक्ट्रम ये हमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा लैम्डा कहाँ पे हमें मिल रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम बना, ये जो स्पेक्ट्रम बना, इस स्पेक्ट्रम को वही हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, लाइट का स्पेक्ट्रम है। और इसकी स्टडी करके अगर हम लाइट की कैरेक्टरिस्टिक या लाइट के गुणों की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें स्टडी करना होता है स्पेक्ट्रम को। ठीक है, किसी अननोन मॉलिक्यूल के, अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम को स्टडी करना होता है। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये क्या होता है, ये अलग अलग लैम्डा या फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ग्राफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम की स्टडी करके हम अज्ञात मॉलिक्यूल का पता लगाते हैं, अननोन कंपाउंड का पता लगाते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका स्पेक्ट्रम किसका, लाइट का। लाइट का जो विजिबल पार्ट होता है हमें सिर्फ उसका स्पेक्ट्रम मिलता है, क्योंकि अगर नॉन विजिबल पार्ट होगा तो वो हमें दिखाई देगा ही नहीं, हम उसे सेपरेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, और ये जो दृश्य प्रकाश है या विजिबल लाइट है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ये 400 से लेके 800 nm होती है, नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, ये पूरा पढ़ने से पहले, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि जो लाइट है उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, लाइट जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट एक। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। लाइट क्या होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जिसे हम शॉर्ट में EM वेव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हमें पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले कि आपका जो लाइट है उसका नेचर क्या होता है, क्योंकि लाइट के ही एक पार्ट को हम क्या करेंगे, हमारे अननोन सॉल्यूशन के अंदर से गुजारेंगे। जब वो अननोन सॉल्यूशन से गुजरेगी लाइट तो उसका क्या हो जाएगा, एक स्पेक्ट्रम बनेगा, उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी और उस स्पेक्ट्रम के बेस पर ही हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी अननोन कंपाउंड की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो लाइट है या जो प्रकाश है वो क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सारा क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले का, जो आपने आई थिंक सेकेंड ईयर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते टाइम पढ़ा होगा, लेकिन हम इसे एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, शॉर्ट में इसे हम क्या कहते हैं, EM वेव। ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते हैं, हम इसे EM वेव कहते हैं। तो आगे जहां भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोलेंगे तो EM वेव से बोलेंगे, और हिंदी में इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। लाइट क्या होती है, एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, जिसके क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं। एक आता है आपका विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम किसी भी लाइट रे को
प्रकाश की किरण को दर्शाते हैं तो वो कैसे दिखाई देता है हमें। एक जो लाइट रे है वो क्या होती है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं और ये जो दोनों कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर शो करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो हम क्या कैसे दिखाएंगे कि एक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब वेव फॉर्म बना रहे हैं तो वेव फॉर्म को हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। वैसे हमें पता है कि लाइट के दो नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर होता है लाइट का, है ना। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है कि लाइट या तो हमें कहाँ पे मिलती है, कण फॉर्म में यानी पार्टिकल फॉर्म में मिलती है, या फिर लाइट हमें कैसे मिलती है, वेव फॉर्म में, तरंग की फॉर्म में मिलती है। यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं लाइट का, एक बार में आपको पता है कि लाइट के एक ही स्टेट की हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो लाइट की जो पॉसिबिलिटी ले रहे हैं वो क्या है, वेव की है, तरंग की है। तो इसके कंपोनेंट जो होंगे वो भी क्या होंगे, तरंग फॉर्म के अंदर होंगे, वेव फॉर्म के अंदर होंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये एक कंपोनेंट लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्या है आपका साइन वेव है, ये एक तरह की, इसे लिया हमने, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसको हमने किससे लिख दिया, ई से लिख दिया। ठीक है, तो अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर यानी इससे 90 डिग्री पर। यानी अगर ये साइन वेव इस बोर्ड के प्लेन के अंदर है तो आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहाँ पे होगा, वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, यानी कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल के ऊपर आएगा। तो इसे अगर हमें शो करना है इस 2D के ऊपर तो हम कैसे शो करेंगे कि इसको थोड़ा सा आप आगे की तरफ लो, ये हमारा क्या है, इस बोर्ड के प्लेन से बाहर है, 90 डिग्री पर है। यानी ये जो हमने वेव ली है दूसरी, ये क्या है, ये ऐसे है, बोर्ड के प्लेन के बाहर है, 90 डिग्री पर है। ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। तो अगर हम एक लाइट को एक वेव मानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। और जो आपका वेलोसिटी होती है लाइट की, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का जो वेग है वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, जो कि क्या होता है, इन दोनों फील्ड के 90 डिग्री एंगल पर होता है। यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर तीन कंपोनेंट हुए, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक मैग्नेटिक फील्ड बी, और एक आपकी प्रकाश की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी। ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ये क्या जनरल इंट्रोडक्शन हुआ किसका, लाइट का, कि लाइट के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है आपका कौन सा, ड्यूअल नेचर होता है लाइट का, एक होता है पार्टिकल फॉर्म, एक होता है आपकी तरंग फॉर्म। ठीक है, हम स्टडी करते हैं किसकी, तरंग फॉर्म की, कहां पर, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तरंग फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं लाइट की, तो लाइट जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, EM वेव होता है। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री पर होते हैं। और जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो इन दोनों के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होती है। यानी ये तीनों आपस में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, ये आपका नेचर है किसका, लाइट का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है कि जो स्पेक्ट्रम है लाइट का, जो पूरा स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है। अच्छा, आपको ये चीजें तो पता होगी कि अगर ये आपका एक वेव है, मान लो कोई ये एक वेव है, तो इस वेव के कंपोनेंट्स या घटक कौन कौन से होते हैं, लैम्डा क्या होता है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, तरंग संख्या या वेव नंबर क्या होता है। ये आपके जनरल कंपोनेंट्स है वेव के, जो आपको पता होने चाहिए। लैम्डा क्या होती है कि अगर आप एक वेव के अंदर दो कंटिन्यूअस पॉइंट जहां पर फेज सेम होता है दोनों का, उनके बीच की ये जो दूरी लेते हो उसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर
एक सेकंड में गुजरने वाली इन तरंगों की संख्या को, एक तरंग क्या होती है, यहाँ से शुरू होकर जो यहीं पे खत्म होगी वो क्या होती है, एक तरंग। एक तरंग मतलब हम फ्रीक्वेंसी की अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर गुजरने वाले तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी या आवर्ती, जिसे किससे लिखा जाता है, न्यू से लिखा जाता है। ठीक है, लैम्डा क्या होगा, ये दो क्रमागत क्या बोलते हैं इसको, श्रृंग, या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को, ठीक है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, लैम्डा तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। ठीक है, और इसके जो दूरी है तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होती है, मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, एंगस्ट्रॉम में हो सकती है, नैनोमीटर में हो सकती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या, पर सेकंड नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकंड, एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी, तरंगों की संख्या या वेव नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी, तो आपका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, आवर्ती का पर सेकंड। ठीक है, या फिर इसे हम हर्ट्ज से भी लिखते हैं। ठीक है, या अच्छा इसके अलावा एक होता है तरंग संख्या, क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, उसे लिखते हैं हम न्यू बार से। ठीक है, वेव नंबर क्या होता है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, तरंग दैर्ध्य के, वेवलेंथ के। ठीक है, ये क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर जो एक वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक सेकंड के अंदर एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो हमारा क्या होता है, तरंग संख्या होती है, वेव नंबर होता है, इसे हम न्यू बार से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, सारे कंपोनेंट है किसके, वेव फॉर्म के, अगर हम लाइट का वेव फॉर्म ले रहे हैं तो। ठीक है, और ये है हमारा नेचर किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, कि इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो क्या है, स्पेक्ट्रम, कि आपका स्पेक्ट्रम क्या होता है। पूरा जो लाइट है वो क्या होती है, एक स्पेक्ट्रम होती है। लाइट को जब भी हम प्रिज्म में से गुजारते हैं, प्रिज्म से पास करते हैं, तो वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है अपने अलग अलग लैम्डा के अकॉर्डिंग या अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो होता है वो क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। और जो इसमें से दिखने वाला पार्ट है, विजिबल जो एरिया है, वो हमारा क्या होता है, दृश्य क्षेत्र होता है, विजिबल एरिया होता है वो विबग्योर वाला होता है। लेकिन इसके अलावा भी इस लाइट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो कितने वेवलेंथ और कितनी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, और कौन किससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है, किससे ज्यादा एनर्जी का है, वो अपने अभी देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, स्पेक्ट्रम। ये सारा जनरल इंट्रोडक्शन है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो उसमें भी पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या, स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ना है हमें, प्रकाश का स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना है, कि प्रकाश जो है वो कितने वेवलेंथ में डिवाइड होता है, उसको हम क्या क्या नाम देते हैं। ठीक है, वो हमें पढ़ना है। तो आपको अगर आप स्पेक्ट्रम बनाते हो तो सबसे पहले आता है क्या, रेडियो वेव। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, रेडियो तरंगे। ठीक है, माइक्रोवेव, ये IR से लिखा है, ये क्या है, इंफ्रारेड। ठीक है, IR से लिखा हुआ ये क्या है, इंफ्रारेड, या इसे हम क्या कहते हैं, अवरक्त विकिरणें बोलते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड, या जिसे हम क्या कहते हैं, अवरक्त विकिरणें। ठीक है, इंफ्रारेड से याद रखना आप इसको, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इसके बाद आता है विजिबल यानी दृश्य क्षेत्र, उसके बाद आता है यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट को क्या बोलते हो आप, पराबैंगनी।
अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें, ठीक है। फिर एक्सरे, और उसके बाद गामा रे। ठीक है, ये आपका क्या है, कंप्लीट स्पेक्ट्रम है लाइट का। ये आपके लाइट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है रेडियो वेव, ठीक है, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरणें, ठीक है, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें, फिर एक्सरे और फिर गामा रे। अब इनका जो फ्रीक्वेंसी है, या फिर हम बोले कि इनका जो एनर्जी का एरिया है या परास जिसे हम बोलते हैं कि एनर्जी का परास कितना है, एनर्जी की रेंज कितनी है, वो हमें याद रखनी है। ठीक है, कि कौन सा एरिया जो है, कौन सी जो विकिरणें हैं या लाइट है वो कितने एनर्जी की या कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज में हमें मिलती है। जैसे आपकी रेडियो वेव है, ये क्या होती है, सबसे कम एनर्जी की होती है। सबसे कम एनर्जी यानी सबसे ज्यादा लैम्डा की, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ की होती है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें रेडियो वेव से, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। कितनी होती है, ये 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 तक होती है। ठीक है, रेडियो वेव की एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। ये किस रेंज के अंदर होती है, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8, और ये जो यूनिट है इसकी, ये हर्ट्ज है। ठीक है, ये यूनिट जो है इनकी क्या है, हर्ट्ज है। ये रेडियो वेव जो मिलती है ये इस रेंज के अंदर, इस परास के अंदर मिलती है 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 में। ठीक है, सबसे कम एनर्जी की है, सबसे ज्यादा लैम्डा की है। नेक्स्ट जो माइक्रोवेव है वो मिलती है 10 की पावर 9 से 10 की पावर 11 तक। ठीक है, 10 की पावर 9 से 11, उसके बाद वाले मिलती है हमें 10 की पावर 10 से 10 की पावर 12। ये दृश्य है, तो ये मिलता है हमें 1 मिनट। ठीक है, ये आपका क्या है, लाइट का स्पेक्ट्रम है। इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो आपकी रेंज है एनर्जी की या फिर ऊर्जा की, या फिर हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की। ठीक है, वो क्या है, ये जो रेंज है आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की, ये क्या है, ये रेडियो वेव्स के लिए होती है 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8। यानी रेडियो वेव्स की एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है, यानी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। ये पता है ना आपको कि एनर्जी जो होती है किसी भी लाइट वेव की, वो क्या होती है, एच न्यू होती है। एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो होती है कि क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पर रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो बाकी सारी वेव से कम होती है, तो आपकी एनर्जी भी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। अगर एनर्जी कम है तो यहाँ पर लैम्डा ज्यादा होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है एनर्जी का, hc बाई लैम्डा। इससे हमें पता चलता है कि E एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये सारा आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा या पहले पढ़ा होगा, या अब के बाद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने ये। ठीक है, तो सबसे कम जो एनर्जी होती है वो होती है रेडियो वेव्स की, जो कितनी होती है 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 होती है। फिर माइक्रोवेव की होती है 10 की पावर 9 से 10 की पावर 11 होती है ये। ठीक है, और इंफ्रारेड की होती है 10 की पावर 12 से 14। विजिबल की होती है 14 to 14। ये होती है 4 इंटू, इसको दोबारा लिख लो, ये होती है विजिबल की 4 इंटू 10 की पावर 14 से 7 इंटू 10 की पावर 14। ये रेंज होती है विजिबल की या दृश्य प्रकाश की। ठीक है, उसके बाद में पराबैंगनी का होता है 10 की पावर 14 to 16, और ये होता है 10 की पावर 16 टू 10 की पावर 18, और ये 10 की पावर 18 एंड अबव। ठीक है, गामा रेज जो होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी की होती है।
गामा रेज जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी की होती है। तो यहाँ पर ये जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है लाइट का, इसके अंदर रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाने पर क्या होती है, एनर्जी तो हमारी बढ़ती है, एनर्जी या ई जिसे हम लिखते हैं बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लैम्डा कम होता है, तरंग दैर्ध्य यहाँ पर क्या होता है, कम होता जाता है। तो ये आपका क्या है, लाइट का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये क्या है, लाइट का स्पेक्ट्रम है। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो लाइट के कंपोनेंट्स है सारे, ये सारे क्या है, लाइट के कंपोनेंट्स है। ठीक है, इनका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ जो है वो क्या है, सब में अलग अलग है। तो हम जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उसके अंदर हम ये जो लाइट का कंपोनेंट लेते हैं, हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अलग अलग लेते हैं। जैसे आपका रेडियो, एक एनएमआर और एक एनक्यूआर, ये किस में पढ़ते हैं, रेडियो वेव्स में पढ़ते हैं। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल की एनएमआर स्टडी हमें करनी है तो उसके ऊपर हम क्या डालते हैं, रेडियो वेव्स डालते हैं। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, ईएसआर की स्टडी करनी है, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टाइप है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये। ठीक है, अगर आईआर है, यानी ये क्या है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अंदर हमें कौन सी कंपोनेंट का यूज करते हैं, लाइट का, आईआर का, विजिबल का और यूवी विजिबल का, इसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, गामा रेज का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और इसका करते हैं हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे टाइप है जिसमें आपके लाइट के स्पेक्ट्रम के अलग अलग पार्ट को हम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।